दोस्तों नमस्कार। मैं श्री राजेश इंडोलॉजी के इस सत्र में आप सबका स्वागत करता हूँ। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की है और दुनिया के 57 ऐसे मुल्क हैं जहाँ मुसलमान बहुलता में हैं। इसीलिए उन्हें मुस्लिम राष्ट्र के तौर पर जाना जाता है और इन मुस्लिम राष्ट्रों की एक संगठन भी है जिसे हम OIC के नाम से जानते हैं। दरअसल बात यह है कि दुनिया के तकरीबन 198 मुल्कों में से 57 मुल्क ऐसे हैं जहां मुस्लिम बहुल देश है, उनकी आबादी सबसे ज़्यादा वहाँ है। इसके अलावा दुनिया के अन्य हिस्सों में मुस्लिम आबादी है। बावजूद इसके इन 57 देशों में से अधिकांश ऐसे देश हैं जो घोर आर्थिक तंगी से संघर्ष कर रहे हैं। आखिर ऐसी क्या बात है कि 57 मुल्कों में से तकरीबन 45 से 50 मुल्क घोर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, इनमें से कुछ ऐसे देश ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से समृद्ध हैं, जैसे कतर, कुवैत, सऊदी अरब, UAE, जो तेल राजस्व से अच्छी खासी आय करते हैं और उन देशों में समृद्धि है, वहाँ का जीवन स्तर ठीक ठाक है। इंडोनेशिया और मलेशिया भी अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाकर एक तरह से प्रगति की राह पर चल पड़े हैं। तो वहीं लंबे अरसे से तुर्की की अर्थव्यवस्था भी बदहाली से संघर्ष कर रही थी। अब तुर्की ने नई आर्थिक नीति बनाई है और जिससे उम्मीद की जा रही है कि तुर्की भी अब अपनी अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने जा रहा है। इसी बीच यह भी मैंने अगले ही वीडियो में बताया है कि वह ब्रिक्स में भी शामिल होने की इच्छा जता चुका है, तो वह अभी प्रगति की राह तलाश रहा है। लेकिन इसके साथ ही सीरिया, सूडान, सोमालिया, यमन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ट्यूनीसिया, फिलिस्तीन जैसे कई देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था काफ़ी कमज़ोर हो गई है या लगभग वे कोलैप्स होने के कगार पर पहुंच गए हैं। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 29 है, इन 57 मुल्कों में से 29 ऐसे मुल्क हैं जो कम आय वाले हैं, तो वहीं 16 ऐसे मुल्क हैं जो मध्यम आय वाले हैं। और इन सब की वजह से पूरा मुस्लिम समुदाय विश्व में रुस्वा हो रहा है। इसका कारण आर्थिक तो है, लेकिन इस आर्थिक पिछड़ेपन के पीछे भी कारण है, और वो कौन से कारण हैं, आइए उस पर चर्चा करते हैं। स्पष्ट तौर पर यह दिखता है कि इन देशों में राजनीतिक अस्थिरता, लचक शासन व्यवस्था, आपसी संघर्ष मुख्य कारण रहे हैं। लेकिन मध्य पूर्व अफ्रीकी देशों में या दक्षिण एशियाई जो मुस्लिम देश हैं, वे यूरोपीय देशों के उपनिवेश रहे हैं और उपनिवेशवाद से जब इन्हें छुटकारा मिला तो इन्हें अविकसित अर्थव्यवस्था मिली, विरासत में राजनीतिक अस्थिरता मिली और जो सार्वजनिक संस्थान थे वे काफ़ी कमजोर थे। स्वतंत्रता मिलने के बावजूद भी लंबे समय तक ये वैसे ही बने रहे। इसके साथ ही इनकी संसाधनों पर निर्भरता कहीं अधिक थी। खाड़ी के देश, मिडिल ईस्ट के
कतर, कुवैत, यूएई और सऊदी अरबिया जैसे देश अपने प्राकृतिक संसाधन अर्थात तेल का प्रबंधन उन्होंने ढंग से किया, उसका विपणन ढंग से किया, उसे अपनी आर्थिक नीति का बैकबोन बनाया, जिसकी वजह से वे प्रोग्रेस करते गए। लेकिन बाकी जगहों में, बाकी देशों में ऐसे हालात नहीं बने। या तो वे संसाधनों का दोहन करते रहे, उसके विकल्प की तलाश नहीं की, अपनी अर्थव्यवस्था में कोई विविधता लाने का प्रयास नहीं किया, या तो वे प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहे या कृषि पर निर्भर रहे, या जो परंपरागत उनके व्यवसाय रहे, उद्यम रहे, उस पर वो पूरी तरह से निर्भर होते गए और चलते गए। और इसी निर्भरता के बीच लचर शासन व्यवस्था ने भ्रष्टाचार को जन्म दिया। और एक परिपाटी अक्सर देखी जाती है मुस्लिम देशों में कि वहाँ का जो एलिट वर्ग है वह देश की संपत्ति पर कुंडली मारे बैठा रहता है और उस संपत्ति का बहुत बड़ा हिस्सा वहाँ से निकाल लेता है अपने निजी संपत्ति के रूप में, और फिर दुनिया के किसी अन्य देशों में जाकर उससे वहाँ ठिकाने लगाता है। इसकी वजह से उसके देश की अर्थव्यवस्था को गहरा आघात लगता है और आर्थिक विकास की गति जो है वह पटरी से उतर जाती है। और एक एक चीज के कारण से एक एक नए समस्याओं का जन्म होता है। जब भ्रष्टाचार ज़्यादा बढ़ जाता है तो राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है और आपसी संघर्ष तेज हो जाते हैं। तो इनमें से अधिकांश मुस्लिम देशों में राजनीतिक अस्थिरता रही है, ये लगातार युद्ध में रहे हैं और अपने मुल्क के भीतर भी संघर्ष में उलझे रहे हैं, और इसकी वजह से उनकी अर्थव्यवस्था कभी गति पकड़ ही नहीं पाई। संसाधनों का दुरुपयोग होता रहा और अर्थव्यवस्था संघर्षों से जूझती रही, बुनियादी ढांचे का विनाश होता रहा। निवेश, चूंकि युद्ध जैसे हालात रहे, गृह युद्ध जैसे हालात रहे, ऐसे में निवेश की कल्पना भी नहीं की जा सकती, तो बाहरी निवेश आया नहीं और आर्थिक विकास के जो लक्ष्य इन्हें हासिल करना चाहिए वह दूध की कौड़ी बनकर रहे। इन आर्थिक विकास के दौर में तो पिछड़े ही, और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहने के अलावा इन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था का में विविधीकरण नहीं किया, बनी बनाई लीक पर ही चलते रहे। परंपरागत जो अर्थनीति थी उसी को घसीटते रहे, जिसकी वजह से वैश्विक बाजार के साथ compete करने में उनकी अर्थव्यवस्था नाकाम साबित होती है। मुस्लिम बहुल देशों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच लोगों की बहुत सीमित है, खासकर महिलाओं की, और वे महिलाएं जो उन देशों में जो कि एक तरह से हाशिए पर है, पूरी तरह से हाशिए पर है, और शिक्षा की कमी की वजह से स्किल्ड लेबर फोर्स की कमी, और स्किल्ड लेबर फोर्स की कमी तो प्रोडक्टिविटी में भी कमी, प्रोडक्टिविटी में कमी तो फिर अर्थव्यवस्था का पहिया सरपट भागने के बजाय वो पट्टी से उतरने लगा। इसके पीछे सामाजिक और सांस्कृतिक कारण भी है। आमतौर पर मुस्लिम समाज औरतों को समाज की मुख्य धारा का हिस्सा नहीं बनाता।
और औरतों को समाज का मुख्य धारा का हिस्सा न बनाने की वजह से यह आधी आबादी का जो एक बहुत बड़ा वर्कफोर्स है, जिसका योगदान इनकी अर्थव्यवस्था में नहीं हो पाता। लिहाजा ये सांस्कृतिक संरचना जो इनकी बनी है या सामाजिक व्यवस्था है, उसमें औरतों को महत्व न देना, नीति निर्धारण में उनकी सहभागिता न होना, इससे आने वाली पीढ़ियां भी प्रभावित हुए बगैर नहीं रह पाती है और इसका असर पीढ़ी दर पीढ़ी देखने को मिलता है। मुस्लिम समाज का अधिकांश हिस्सा रूढ़िवादी मानसिकता का है और हर समस्या का समाधान रूढ़िवादी परंपराओं में ही तलाशता है। सदियों से मजहब के नाम पर मुस्लिम उम्मा बनाए जाने का सिलसिला जारी है। दुनिया फतह करने के दिवा स्वप्न मजहबी ठेकेदारों द्वारा दिखाया जाता है। मजहबी रूढ़िवादिता के कारण मजहबी कायदे कानूनों में कोई परिवर्तन या सुधार की कोई गुंजाइश तो बाकी रह नहीं जाती। इसकी वजह से समाज में कट्टरता बढ़ती जाती है। दुनिया के अन्य समाज के साथ सह अस्तित्व की भावना का लोप होता चला जाता है, जिससे ये धीरे धीरे दुनिया में अलग थलग पड़ते जाते हैं। इसकी वानगी हम पिछले कुछ महीनों में देख चुके हैं कि यूरोप के देशों में, ब्रिटेन में और फ्रांस में, जर्मनी में किस तरह मुसलमानों और वहाँ के नेटिव सोसाइटी के बीच संघर्ष हुआ। यहाँ तक कि कई देशों ने एक भारी भरकम राशि देकर इनसे छुटकारा पाने की अपील की कि आप इतने डॉलर ले लीजिए और यह मुल्क छोड़कर अपने मुल्क वापस चले जाइए या दुनिया के किसी अन्य हिस्सों में चले जाइए। खैर, वह कारण अलग है कि क्यों वहाँ का क्यों ऐसी स्थितियाँ बनी, लेकिन कुल मिलाकर यह स्थितियाँ इसीलिए बनी क्योंकि इनके देशों की आर्थिक स्थिति बदहाल रही और अच्छे भविष्य की तलाश में ये विस्थापित होकर उन देशों में जाकर शरण ले लिया। अब शरण लेने के बाद की वहाँ की क्या स्थिति है उस पर किसी अन्य वीडियो में हम बाद में चर्चा कर लेंगे। लेकिन इससे जियोपॉलिटिकल शेप भी प्रभावित हुआ। मध्य पूर्व और अफ्रीका के कुछ हिस्से में जो मुस्लिम बहुल देश हैं वो गरीबी में जूझ ही रहे हैं, जिसकी वजह से दुनिया के ताकतवर मुल्कों का वहाँ हस्तक्षेप बढ़ा। उन देशों के संसाधनों पर उनका कब्जा भी हुआ, भले ही अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन कब्जा है। अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष, प्रतिबंध, इन दो चीज़ों ने उन देशों को काफ़ी गहरे तक प्रभावित किया है। उदाहरण के लिए हम चीन को, ईरान को देख सकते हैं, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय सैंक्शन लगे हुए हैं, जिसकी वजह से उसकी अर्थव्यवस्था हमेशा ही डावाडोल रहती है। कई मुस्लिम देशों में सत्तावादी शासन है जो राजनीतिक स्वतंत्रता को दबा सकता है, नवाचार को भी बाधित करता है, आर्थिक असमानताओं को जन्म देता है, जिसकी वजह से आपसी संघर्ष बढ़ते हैं। लोकतांत्रिक संस्थानों की कमी अक्सर सरकार को जवाबदेह होने नहीं देती और सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग और आर्थिक प्रगति काफ़ी धीमी हो जाती है। इसके साथ ही अब जब ये स्थितियां बनती हैं तो इन देशों के सामने सिवाय कर्ज के और कोई दूसरा चारा नहीं होता।
ये वैश्विक संस्थान हो, जो वित्तीय संस्थान है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ADB है और भी कई हैं, इनसे ये कर्ज लेते हैं। और तो और बाकी मुल्कों से जिनके साथ इनके संबंध अच्छे होते हैं उनसे कर्ज लेते हैं, और धीरे धीरे ये कर्ज के ऐसे मकड़जाल में फंस जाते हैं जिसकी वजह से इनकी हालत और बदहाल होती चली जाती है। कर्ज की किस्तें देने के लिए फिर कर्ज लेना पड़ता है। इसका उदाहरण हम अपने पड़ोसी पाकिस्तान को देख सकते हैं, जहां प्रति क्षण स्थितियां विकट होती चली जा रही हैं। कर्ज इतना ज़्यादा बढ़ गया है पाकिस्तान पर कि हर कर्ज की किस्त देने के लिए वह एक नई कर्ज की तलाश में लगा रहता है, चाहे वह चीन का कर्ज हो, चाहे IMF का कर्ज हो, किसी भी तरह का हो। इन झंझावातों में जूझते रहने के कारण, शिक्षा की उचित व्यवस्था न होने के कारण इन देशों में टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हो पाया, टेक्निकल एजुकेशन के अच्छे संस्थान नहीं बन पाए, और ये वैश्वीकरण और विकसित अर्थव्यवस्था के साथ कदम ताल करने में पीछे चले गए। लिहाजा जब देश कमज़ोर होता है, उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है, तो स्वाभाविक तौर पर विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप बढ़ जाता है, और विदेशी ताकतें जो सक्षम होती हैं वे अपने हित इन देशों से साधती है। इस क्रम में ऐसे देशों से देश किसी ताकतवर मुल्क का प्रॉक्सी बनने में भी देर नहीं करते, क्योंकि उनको तात्कालिक हित अपना पूरा करना होता है। और ये सारी स्थितियां जो है वह पूरी तरह से ये दर्शाता है कि पूरा मुस्लिम समुदाय जो इन 45-50 देशों का है वह एक गहरे भंवरजाल में फंसा हुआ है। इन मुस्लिम बहुल देशों द्वारा सामना किए जाने वाले आर्थिक संकट कई ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारकों के संयोजन के परिणाम हैं। ये मुद्दे केवल मुस्लिम देशों तक सीमित नहीं हैं, लेकिन संघर्ष, शासन की समस्याएं, सीमित संसाधनों पर निर्भरता, बाहरी जियोपॉलिटिक्स के दबाव इन राष्ट्रों को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। इन देशों में आर्थिक प्रगति के लिए शासन में सुधार, शिक्षा और बुनियादी ढांचे में निवेश, अर्थव्यवस्था में विविधता लाना और सामाजिक तथा लैंगिक असमानताओं का समाधान जब तक नहीं हो जाता तब तक इन देशों की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटे और ये गरीबी के कुचक्र से ऊपर उठें, इसकी संभावना काफ़ी कम है। यह विश्लेषण आपको कैसा लगा? आप अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। चैनल नया है, आपके सहयोग की आवश्यकता है। सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। नमस्कार।